गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स विच आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने कल सीखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं, जब दो क्वांटिटीज या तो इंक्रीज हो रहे हैं या दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं तो वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब इस सम में देखिए फर्स्ट वाला, द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इट्स कॉस्ट। अब आप सोचेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों, अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये सम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये अगर आपको मालूम होगा तभी आप सम्स को सही फॉर्मूला के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है यही नहीं पता तो आपको सम्स सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ फूड एंड इट्स कॉस्ट, मतलब क्वांटिटी ऑफ फूड। अब मान लीजिए आप होटल जा रहे हैं, तो आप अकेले जा रहे हो तो आप एक प्लेट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक प्लेट थाली मील्स ले रहे हैं तो मान लीजिए वो 200 रुपीज़ का है, ठीक है। अगर आपने क्वांटिटी ऑफ फूड ज़्यादा मंगाया, सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो आप 2 प्लेट मंगाओगे तो इसका डबल हो जाएगा। एक प्लेट 200 रुपया है तो 2 प्लेट 400 रुपया होगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ प्लेट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम बोल सकते हैं ए सम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बी सम देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल एंड कंजम्पशन ऑफ फूड, मतलब लोग, जितने लोग होंगे उतना कंजम्पशन ऑफ फूड बढ़ेगा। हाँ, कंजम्पशन ऑफ फूड बढ़ेगा। जैसे 5 लोग होंगे तो सपोज वो 20 पूरी खाएंगे, और अगर 15 लोग होंगे तो वो 30 पूरी खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पीपल इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन ऑफ फूड भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बच्चों, आपने देखा जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो हाइट ऑफ ट्री बढ़ते ही जा रहा है। 1 साल में 2 फीट, 3 साल के बाद 5 फीट, तो ट्री का हाइट बढ़ रहा है। लेकिन थोड़े सालों के बाद क्या होगा, उसका हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा। 10 साल के बाद वही हाइट रहेगी, अब हाइट स्टॉप हो चुकी है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन हाइट ऑफ ट्री पहले बढ़ा फिर स्टॉप हो गया, तो ये नॉट डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सम देखते हैं, द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट। नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट, तो मान लीजिए एक बुक की कीमत 50 रुपये है तो 2 बुक की कीमत 100 होगी, 3 बुक की कीमत 150 होगी। मतलब जैसे जैसे बुक्स बढ़ रहे हैं उसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट सम देखिए, टाइम टेकन टू ट्रैवल एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड कीपिंग स्पीड द सेम। मतलब अगर हमने स्पीड को सेम रखा तो क्या टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रैवल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देखते हैं। मान लेते हैं टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड सेम है तो वो भी हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम गाड़ी को 30 किलोमीटर पर आवर में कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हैं, ट्रैफिक ही नहीं है रोड में, तो हम यही स्पीड में जा रहे हैं। तो बच्चों 5 मिनट के बाद हमने 20 मीटर्स कवर किया होगा, है ना, या फिर 10 मिनट के बाद हमने 56 मीटर्स कवर किया होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे हमने जास्ती मीटर कवर किए होंगे, क्योंकि स्पीड तो सेम ही है, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, हम स्पीड को ना ही इंक्रीज कर रहे हैं ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एफ सम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये सम क्या है, फंड्स कलेक्टेड to help the earthquake victims and the number of people who contributed। तो फंड्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जो अर्थक्वेक में अर्थक्वेक का शिकार हो चुके हैं। तो जितने नंबर ऑफ पीपल ने कंट्रीब्यूट किया, क्या वो डायरेक्ट होगा। तो मान लीजिए बच्चों नंबर ऑफ पीपल है 10, ठीक है। सो 10 लोगों ने सपोज कंट्रीब्यूट किया है, तो 10 लोगों ने अगर कंट्रीब्यूट किया है, सपोज 500 रुपीज़ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है,
ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों नंबर ऑफ पीपल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, जैसे अभी 20 लोग हो गए, अगर सबने 2-2 रुपए भी कंट्रीब्यूट किए तो ये तो इंक्रीज ही होगा ना। अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट किया तो ज्यादा अमाउंट आएगा, कम कंट्रीब्यूट किया तो कम अमाउंट आएगा, लेकिन बढ़ेगा तो सही। मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे फंड्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब जी सम देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ट्रेन एंड इट्स स्पीड कीपिंग टाइम द कांस्टेंट। तो देखिए बच्चों को जब भी डिस्टेंस स्पीड का टाइम सम्स आता है तो हमें 3 चीजें चाहिए, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं टाइम यहाँ कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड की क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं डिस्टेंस को मैं 2 आवर्स ही रखूंगी। ठीक है, 2 आवर्स ही रखूंगी, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, सपोज 40 स्पीड में मैं जा रही हूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैं जा रही हूँ, तो 2 घंटे के बाद सपोज मैंने 800 मीटर मैंने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगर मैं 50 किलोमीटर के स्पीड में जाऊंगी तो जैसे ही मैंने स्पीड को इंक्रीज किया बच्चों, मैं ज्यादा कवर करूंगी डिस्टेंस को। ठीक है, तो मतलब टाइम कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड को मैंने इंक्रीज किया तो डिस्टेंस भी मेरा इंक्रीज होगा। और अगर मैंने डिस्टेंस स्पीड को कम कर दिया, बहुत स्लो जा रही हूँ ट्रैफिक की वजह से, तो मेरा डिस्टेंस यहां से ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, 1210, मतलब बहुत मैंने कम डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ देखिए मैंने 400 मीटर कवर किया, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 10 मीटर कवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्पीड जो कम कर दिया। मतलब दोनों तरफ इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो दोनों तरफ डिक्रीज, तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। H सम देखिए, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग मतलब क्या, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। ठीक है बच्चों, सपोज एक घर को पेंट करना है तो 2 लोग होंगे तो 4 दिन लगेगा, लेकिन अगर 5 लोग आ गए तो हम 1 या 2 दिन में वर्क को खत्म कर देंगे। मतलब जब लोग ज्यादा होते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाता है। मतलब एक तरफ इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ डिक्रीज, सो ये नॉट डायरेक्ट मतलब ये इनडायरेक्ट हो गया। उसी तरह नेक्स्ट सम, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट अ गिवन वर्क। ओके, एक मिनट, सॉरी बच्चों, मुझे लग रहा है ये वाला इनडायरेक्ट है, आई वाला। मैं ये क्वेश्चन यहाँ नहीं देखा, ईच वन डूइंग द सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये मैंने नहीं देखा। एक मिनट, मैं हेच वापस से समझाती हूँ। हाँ बच्चों, क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, और कंडीशन भी दिया है ईच वन डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ईच वन डूइंग सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क, ये मैंने नहीं देखा। तो बच्चों मान लीजिए अभी दिवाली है और कोई फैक्ट्री में लड्डू बना रहे हैं, सपोज 2 औरतें काम कर रही है, तो उन्होंने समझो 50 लड्डू बनाए, क्योंकि ईच वन डूइंग सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क, हर कोई एक ही जितना काम कर रहा है। तो 1 person इज मेकिंग 25 लड्डू, मीन्स 2 person विल मेक 50 लड्डू, 3 person विल मेक 75, बिकॉज दे आर डूइंग सेम क्वांटिटी। ठीक है, सो जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे ही लड्डू का क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। जबकि जो आई सम है इसमें लिखा है द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग and the time to complete a given work, number of people working and time to complete that work, to given work मतलब एक काम दिया गया है तो उस काम को निपटाने में जितने लोग लगेंगे उसका क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब एक गिवन वर्क को हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक घर में हमको पेंट करना है। ठीक है, तो अगर 2 लोग होंगे तो सपोज 4 दिन लग रहे हैं, 4 days, ये टाइम हो गया। तो अगर मैं ज्यादा लोगों को मंगाऊं, मान लीजिए मैं 4 लोगों को मंगा रही हूं, तो यही रूम को पेंट करने में कम समय लगेगा।
ठीक है। तो मतलब यहाँ लोग बढ़ रहे हैं, ज़्यादा लोगों को मैं लेके आई तो काम जल्दी निपट रहा है। तो बढ़ रहे हैं मतलब इंक्रीज, और कम टाइम लग रहा है मतलब डिक्रीज। तो ये एक तरफ इंक्रीज हो रहा है और यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉट डायरेक्ट है, मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, J, the number of days worked and the quantity of work done, keeping number of people the same. So number of days worked and quantity of work done. अब यहाँ लोग सेम है, कीपिंग नंबर ऑफ पीपल द सेम, तो ये भी बहुत जरूरी है, पीपल द सेम। ठीक है, मतलब लोग सपोज मान लीजिए 10 लोग ही हैं, सो 2 दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, अगर टाइम वेस्ट नहीं किया तो 10 लोग हैं, मान लीजिए 10 पीपल आर देयर, तो 2 डेज में सपोज उन लोग ने 40 न्यूटन का काम किया, है ना। तो यही 10 लोग जब 10 दिन काम करेंगे तो 100 न्यूटन का काम करेंगे, ये फोर्स का यूनिट है। तो जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे ही काम जितना किया है वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इंक्रीज हो रहा है, तो ये डायरेक्ट है। केस हम देखिए, इंटरेस्ट ऑन मनी एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट ऑन मनी मतलब ब्याज क्या अमाउंट इन्वेस्टेड के ऊपर डिपेंडेंट है? हाँ, अगर आपने सपोज 1 लाख बैंक में रखा तो आपको सपोज 5,000 रुपीज ब्याज मिल रहा है। तो अगर आपने 5 लाख बैंक में रखा तो आपको 10,000 रुपीज या 20,000 रुपीज ब्याज मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप बैंक में ज़्यादा पैसे डालोगे उतना आपका ब्याज आपको बढ़ता ही जाएगा, तो ये केस हुआ डायरेक्ट। नेक्स्ट, एल सम, इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या ये है, क्या बोलते हैं, कनेक्शन। तो बच्चों यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्रिंसिपल अगर कांस्टेंट है और टाइम भी अगर हमने कांस्टेंट रखा, तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, PRT बाय 100। मान लेते हैं प्रिंसिपल है 1000 और टाइम है 10 ईयर्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए मैं बहुत सिंपल नंबर ले रही हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5 लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10 लिया, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रही हूँ ताकि वो इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट करता है देखने के लिए। तो प्रिंसिपल 1000 रुपीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम है 10 बाई 100, क्योंकि PRT बाई 100 है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सो ये P, ये R, ये T बाई 100, तो ये 100 के साथ ये 100 गया, तो 5 10 10s are 100 इंटू 5 500। सो सिंपल इंटरेस्ट 5 है। यही अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो P इंटू R 10% इंटू T टाइम पीरियड 10 ईयर्स बाय 100, तो 10 10s are 100 के साथ ये खत्म हुआ तो 1000। तो देखिए जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा वैसे ही मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी मुझे ज़्यादा मिला, लेकिन कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर कमीशन ऑन सेल एंड अमाउंट ऑफ सेल। बच्चों जैसे अगर आप कमीशन पे काम कर रहे हो, बहुत सारे फैक्ट्री क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज में कमीशन चलता है, जैसे सपोज गाड़ी का शोरूम हो गया, तो अगर किसी सेल्समैन ने एक गाड़ी बेची तो उसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा, मतलब वो जितना सेल करेगा उतना कमीशन उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसे हम इंसेंटिव भी बोलते हैं। तो ये भी डायरेक्ट है। इनकम टैक्स एंड इनकम, ये तो आपको पता ही है, जैसे जैसा आपका इनकम ज़्यादा होगा, आपके मम्मी पापा कमाते होंगे तो उनसे पूछिए, जैसे जैसे उनका पगार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उन्हें इनकम टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ता है, तो ये भी डायरेक्ट हो गया। तो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया तो सम सॉल्व करने में आसानी होगी। तो होप ये इसी के साथ हमने 12B एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले सम्स करेंगे ताकि हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से पूरा टॉपिक कवर हो जाए, फिर हम इनडायरेक्ट की तरफ चलेंगे। थैंक यू।